हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने यहाँ तक डिस्कस किए थे जो कि हमारा फिफ्थ पार्ट था। तो सिक्स्थ पार्ट में हम लोग यहाँ से फर्स्ट केस से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आपको ये वाला रिलेशन पता होगा। ये वाला रिलेशन हमने प्रीवियस क्लास में निकाला था कि आपका पी एक्स एंड पी मैक्स के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है। तो पी एक्स इक्वल्स टू पी मैक्स ई टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर एन। यहाँ पे आपका एफ किसके बराबर था? एक्स बाई एन बाई टू। एन आपको पता है टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एन बाई टू मतलब कि आधा पार्टिकल्स है कि नहीं। तो ये आपका है फ्रैक्शनल डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट से। फ्रैक्शनल डेविएशन को हम लोग बोलेंगे क्या? एफ। ठीक है, एंड यहाँ पे आप लोग एक बार फिर से देख लो कि व्हाट इज पी मैक्स। पी मैक्स आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट का। एंड व्हाट इज पी एक्स? पी एक्स है आपका कि प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैक्रोस्टेट, यानी कि जब हम क्या करेंगे n बाई टू में कुछ प्लस में भी कुछ डेविएशन लेंगे, स्मॉल डेविएशन, एंड माइनस में जब स्मॉल डेविएशन लेंगे उसका प्रोबेबिलिटी, इस पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना था। ओके, तो हम लोग अभी केस 1 को डिस्कस कर लेते हैं। दैट इज द फर्स्ट केस। लेट टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल जो कि है n, एंड हमने कंसिडर कर दिया कि वो 10 टू द पावर 6 के बराबर है n का वैल्यू। तो पी एक्स बाई पी मैक्स इक्वल्स टू फॉर्मूला के हिसाब से क्या हो जाएगा? ई टू द पावर माइनस एफ स्क्वायर इंटू एन। ई टू द पावर माइनस एफ का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर, एफ का वैल्यू हमने प्रीवियसली देखा था 10 टू द पावर माइनस 3 के बराबर है। तो एफ के जगह पर आप लोग क्या करोगे? इस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आप लोग क्या करोगे? यहाँ पे एफ का फॉर्म वैल्यू एंड एन का वैल्यू जब आप डालोगे यहाँ पे तो हमें मिल जाएगा ई टू द पावर माइनस 1। एंड जब आप ई का वैल्यू पुट करोगे तो आपको मिलेगा पी एक्स बाई पी मैक्स का वैल्यू, दैट इज 1/2.718। ओके, जब हमने कंसिडर किया कि n इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 के बराबर। अभी हम लोग क्या करते हैं? सेकेंड केस को कंसिडर करते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू कंसिडर करेंगे 10 टू द पावर 9। सिमिलरली फॉर्मूला में f का वैल्यू हमेशा 10 टू द पावर माइनस 6 ही पुट करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा ये वाला रिलेशन पी एक्स एंड पी मैक्स के बीच में, जो कि 1/e⁻1000 के बराबर है कि नहीं। एंड थर्ड केस में जब आप n का वैल्यू 10 टू द पावर 12 कंसिडर करोगे तो आपको पी एक्स एंड पी मैक्स के बीच में एक रिलेशन मिलेगा जो कि 1/e⁻, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे ये है कितना, e⁻, 1 2 3 4 5 6 10 टू द पावर 6 के बराबर। ठीक है, यानी कि ये जो तीनों इक्वेशन हमें मिला, रिलेशन मिला, ये वाला रिलेशन, दिस इज द फर्स्ट, दिस वन इज योर सेकेंड, एंड दिस इज द थर्ड रिलेशन। इन तीनों इक्वेशन से हमें क्या पता चल रहा है कि इट इज क्लियर दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1% ऑफ डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन एन। एन का वैल्यू जितना जितना, यहाँ पे देखो पहले हमने 10 टू द पावर 6 कंसिडर किया, उससे थोड़ा बड़ा 10 टू द पावर 9, फिर 10 टू द पावर 12। जब हमने एन का वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज करते गए तो हमें क्या नजर आया कि पी एक्स बाई पी मैक्स में रैपिड डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे e टू द पावर 1000 है, लेकिन यहाँ पे e टू द पावर 10 टू द पावर 6 के बराबर है, यानी कि बहुत घट गया। तो f का वैल्यू आप लोग देख सकते हो 0.1% डिक्रीज के लिए, डेविएशन के लिए, है कि नहीं। सो इस पर्टिकुलर चीज को याद रखोगे कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.1% डेविएशन फ्रॉम द मोस्ट प्रोबेबल स्टेट डिक्रीजेस रैपिडली विथ इंक्रीज इन n, राइट। तो अभी हम लोग एक कर्व डिस्कस करेंगे, दैट इज कर्व किस किस के बीच में, पी एक्स बाई पी मैक्स अलोंग वाई एक्सिस लेंगे
एंड इफ प्रोबेबिलिटी को डेविएशन को, फ्रैक्शनल डेविएशन को हम लोग एक्स एक्सिस में कंसिडर करेंगे। देखो, सो फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एन के लिए यहाँ पे आपको ग्राफ गिवन है। दिस कर्व इज कॉल्ड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इस पर्टिकुलर कर्व को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इट shows that as n increases the curve becomes narrow। जितने यहाँ पे आप लोग देखो n1 is greater than n2 and n3। तो n1 क्या है? आपका सबसे बड़ा है, उसके बाद n2 एंड n3 इज द स्मॉलेस्ट वन। तो जितना भी आपका n का वैल्यू इंक्रीज होगा उतना ही आपका कर्व क्या हो जाएगा? उतना ही नैरो कर्व आपको दिखाई देगा, राइट? उतना नैरो कर्व दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे n2 के कॉरेस्पॉन्डिंग दिस कर्व, दिस इज द नैरोएस्ट कर्व। एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे n3 के कॉरेस्पॉन्डिंग ये वाला ब्रॉडर कर्व आएगा। ओके, तो इस पर्टिकुलर कर्व को क्या बोला जाता है? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, राइट? सो इट मीन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ डेविएशन फ्रॉम मोस्ट प्रोबेबल स्टेट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है व्हेन द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस। Therefore, as the number of particles of the system becomes large, the system stays very close to the most probable state, or you can say approximately in most probable state के करीब होता है। जब आपका क्या होगा कि n का वैल्यू, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का वैल्यू सिस्टम का ज़्यादा रहेगा, तभी क्या होगा? वो मोस्ट प्रोबेबल स्टेट के बहुत करीब रहेंगे। ठीक है, जो p मैक्स के करीब। So, properties of the system will be same as those of the most probable state of the system, right? तो ये वाले ग्राफ को आप लोग ध्यान दोगे। उसके बाद आपका आ जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनामिक सिस्टम। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है? यानी कि जो आपका डायनामिक यानी कि वेरिएबल सिस्टम में हम लोग कैसे इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव कर सकते हैं। तो देखो, फर्स्ट जनरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम्स हमारे पास होता है। एक होता है स्टैटिक सिस्टम एंड दूसरा होता है डायनामिक सिस्टम। तो बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कंसेप्ट रहेगा दैट इज डायनामिक सिस्टम के बारे में। डायनामिक सिस्टम में वी हैव टू अचीव द इक्विलिब्रियम स्टेट एंड हाउ, कैसे हम लोग अचीव कर सकते हैं। देखो, इन स्टैटिक सिस्टम में क्या होता है? बेसिकली स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट। ओके, सो द पार्टिकल्स आर एट रेस्ट में रहेंगे स्टैटिक सिस्टम में। इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n पार्टिकल्स ऑफ अ स्टैटिक सिस्टम इन टू आइडेंटिकल कंपार्टमेंट अगर हम कंसिडर करेंगे, तो यहाँ पे अगर हम मैक्रो स्टेट n1 n2 को कंसिडर करेंगे, इन विच देयर आर n1 पार्टिकल्स रहेगा फर्स्ट कंपार्टमेंट में एंड n2 पार्टिकल रहेगा सेकेंड कंपार्टमेंट में। द पार्टिकल्स इन दिस टू कंपार्टमेंट्स आर एट किस में होंगे? रेस्ट में होंगे, क्योंकि ये हमारा अभी हमने स्टैटिक सिस्टम को कंसिडर किया है। ठीक है, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट को मूव ही नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टैटिक रेस्ट में है। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम उनका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो रेस्ट में है। तो उसी प्रकार सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे? स्टैटिक सिस्टम, राइट? बट इन केस ऑफ डायनामिक सिस्टम में क्या होता है कि द पार्टिकल्स ऑफ द सिस्टम आर इन मोशन में होते हैं। इन नेचर मोस्ट ऑफ द सिस्टम्स आर डायनामिक सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, कंसिडर अ गैस enclosed in a box which is divided into two compartment of equal size। अगर हम क्या करेंगे, गैस को दो कंपार्टमेंट इक्वल साइज का है, उसमें अगर गैस है हमारे पास, तो क्या हो जाएगा? द मॉलिक्यूल्स ऑफ द गैस आर इन रैंडम मोशन में रहेंगे एंड मूविंग विथ डिफरेंट वेलोसिटी में मूव करेंगे। आपको पता है डिफरेंट वेलोसिटी रहेगा मॉलिक्यूल्स का। दे आर कोलाइडिंग विथ वन अनदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंपार्टमेंट के वॉल्स में भी कोलाइड करेंगे एंड खुद के साथ भी कोलाइड करेंगे। बिकॉज ऑफ दिस कोलिजन्स द मॉलिक्यूल्स आर मूविंग फ्रॉम वन कंपार्टमेंट टू अनदर कंपार्टमेंट। इस मोशन के वजह से, कोलिजन के वजह से
वो क्या करेगा कि एक कंपार्टमेंट से दूसरे कंपार्टमेंट को वो आसानी से मूव कर सकता है। ठीक है, तो हेंस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन दिस टू कंपार्टमेंट आर कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग, कंटिन्यूअसली वो चेंज होता रहेगा, राइट। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आपका आएगा क्या कि वी नो दैट 1 cm³ ऑफ अ गैस एट एनटीपी अंडरगोज 6.6 into 10⁻28 कोलिजन्स इन 1 सेकेंड। इसको याद रखोगे, ये जनरल फैक्ट है, ठीक है। Therefore, each collision will take place in every 1.5 into 10⁻⁻29 सेकेंड में each collision होता है। The system goes from one microstate to another microstate billions of time in 1 second में इतना बार क्या होगा कि एक पर्टिकुलर माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट को वो चेंज होता रहेगा। Even if we take the observation of the system very small time, यानी कि in 1 millionth of a second को, एक सेकेंड का 1 millionth यहाँ पे बोला गया है, यानी कि बहुत बहुत छोटा टाइम, ठीक है। The system moves from one microstate to another microstate billions of time during this time interval, यानी कि यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान रखना है कितना कम टाइम में वो खुद को कितनी बार चेंज कर रहा है, ठीक है। एक माइक्रोस्टेट से दूसरे माइक्रोस्टेट को वो डायनामिक सिस्टम में कैसे चेंज कर रहा है। तो लेट हमने कंसिडर कर दिया आपका टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन को टी ऑब्जर्वेशन, सिंस ड्यूरिंग दिस ऑब्जर्वेशन टाइम द सिस्टम पासेस थ्रू वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। यहाँ पे देख सकते हो कितना कि इन मतलब कि एक सेकेंड में 1 millionth हो रहा है कि नहीं, माइक्रोस्टेट बिलियंस ऑफ टाइम। हेंस द ऑब्जर्वेशन टाइम यानी कि जो टी ऑब्जर्वेशन है डिटरमाइन द एवरेज बिहेवियर ऑफ द सिस्टम ओवर वेरी लार्ज नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, because the system is changing very rapidly from one accessible microstate to another accessible microstate. So according to the theorem probability, all the microstate of the system are equally probable. Hence the system will spend equal time and in all the accessible macrostate. यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो सिस्टम आपका है, यहाँ पे जो डायनामिक सिस्टम है वो स्पेंड करता है इक्वल टाइम, हर एक एक्सेसिबल माइक्रोस्टेट में उसको इक्वल टाइम ही स्पेंड करना होता है, ठीक है। सो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन टाइम यानी कि जो हमने टी ऑब्जर्वेशन कंसिडर किया था, अगर हम एवरेज टाइम स्पेंड बाय द सिस्टम इन ईच माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करेंगे तो वो किसके बराबर होगा, ऑब्जर्वेशन टाइम पर टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट। ऑब्जर्वेशन यानी कि टी ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट, लेट सपोज कैपिटल एन। सो आपका टाओ यानी कि जो एवरेज टाइम स्पेंड बाय द सिस्टम इन ईच माइक्रोस्टेट किसके बराबर आएगा, टी ऑब्जर्वेशन बाय कैपिटल एन, टी ऑब्जर्वेशन बाय कैपिटल एन, राइट। ओके, therefore एवरेज टाइम स्पेंड बाय द सिस्टम इन मैक्रोस्टेट क्या हो जाएगी, ये हो गया आपका ईच माइक्रोस्टेट। तो मैक्रोस्टेट n1 कमा n2 में क्या होगा कि आपको उस टाउ को मल्टीप्लाई करना है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन ईच मैक्रोस्टेट, ओके। यानी कि टी n1 ऑफ n2 इक्वल्स टू टाउ इनटू नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट इन मैक्रोस्टेट n1 कमा n2। तो अगर हम यहाँ पे टाउ का वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें ये मिल जाएगा नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट यानी कि W, ठीक है। थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी, W आपका क्या है कि थर्मोडायनेमिक प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस मैक्रोस्टेट। अभी आप लोग देखो इस पर्टिकुलर को अगर हम W/N करेंगे तो हमें प्रोबेबिलिटी मिल जाएगा कॉरेस्पॉन्डिंग टू दिस मैक्रोस्टेट n1 कमा n2। तो फाइनली हमें एक रिलेशन मिलता है कि T ऑफ n1 कमा n2 इक्वल्स टू T ऑब्जर्वेशन P ऑफ n1 कमा n2।
याद रखोगे यहाँ पे N1, N2 क्या है, मैक्रो स्टेट है, ठीक है। यानी कि हमें क्या मिल गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डायनामिक सिस्टम टू एग्जिस्ट इन मैक्रो स्टेट N1, N2 ये आपको मिल गया। इट इज इक्वल टू द टाइम इट स्पेंड इन मैक्रो स्टेट N1, N2, राइट। ये फाइनल रिलेशन को याद रखोगे। Since a dynamic system goes from one macrostate to another macrostate millions of billion of time in 1 second, because some macrostate of the system are more probable होता है than other macrostate depending upon their thermodynamic probability, यानी कि W के ऊपर डिपेंड करके एक मैक्रोस्टेट दूसरे मैक्रोस्टेट से क्या होता है कि मोर प्रोबेबल होता है, ठीक है। सो मोर इज द थर्मोडायनामिक प्रोबेबिलिटी, जितना भी आपका W का वैल्यू ज़्यादा होगा मोर इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मैक्रोस्टेट, यानी कि P ऑफ दैट पर्टिकुलर मैक्रोस्टेट भी क्या होगा, ज़्यादा रहेगा। ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर है, राइट। आज मेंशन्ड यहाँ पे हमने प्रीवियसली देखा था कि प्रोबेबिलिटी बिकम्स वेरी स्मॉल फॉर अ मैक्रोस्टेट क्लोज टू मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट। हेंस फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, नियरली ऑल द टाइम a system exists in most probable macrostate, or we can say in a macrostate very close to most probable macrostate। जैसे कि हमने प्रीवियस क्लास में देखा था मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट के करेस्पॉन्डिंग आपका क्या रिजल्ट आया था, राइट। दिस इज मोस्ट प्रोबेबल मैक्रो, उसी मोस्ट प्रोबेबल मैक्रोस्टेट को ही बोला जाएगा क्या, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ ए डायनामिक सिस्टम हैविंग अ वेरी number of particles, okay। Thus a dynamic system tends to move from one macrostate to equilibrium state ड्यू टू कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स के वजह से। वो क्या करता है कि एक मैक्रोस्टेट को दूसरी मैक्रोस्टेट में जब वो चेंज होता है वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है। सो वंस द सिस्टम कम्स इन इक्विलिब्रियम स्टेट इट टेंड्स टू रिमेन इन दिस स्टेट में वो रहना चाहता है। हमेशा याद रखो कि सिस्टम लव्स टू स्टे एट इक्विलिब्रियम, ओके। तो even if the system is disturbed from equilibrium state it quickly come back to equilibrium state। तो equilibrium state में रहना पसंद करता है। अगर उसको किसी प्रकार का डिस्टर्ब महसूस होता है तो वो हमेशा चाहेगा कि मैं किसी तरह से भी हम मेरे जो पहला वाला इक्विलिब्रियम स्टेट को रिटर्न कर जाऊं, है कि नहीं। तो hence we can deduce the properties of the system only from the most probable macrostate or equilibrium state of the system। Remaining macrostate can be neglected because of having very small probability without much error। तो इन सबको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका मैक्रोस्टेट क्या है कि जिनका प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा कम है, राइट। Since this is possible only for a dynamic system having very large number of particles, therefore in statistical physics we consider only those systems having very large number of particles and only study their equilibrium state को ही हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो ये था आपका बेसिकली इक्विलिब्रियम के बारे में, ओके। सो हर सिस्टम, एवरी सिस्टम, ओके, जिस प्रकार का भी सिस्टम हो वो हमेशा चाहेगा कि मैं किस तरह से अपनी इक्विलिब्रियम स्टेट को अचीव करूं, राइट। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स इन के कंपार्टमेंट ऑफ अनइक्वल साइज। यहाँ पे साइज भी बदल गया। कंपार्टमेंट हम लोगों ने अभी तक 2 कंपार्टमेंट ही स्टडी करते थे, अभी ये कंपार्टमेंट आपका हो गया के नंबर ऑफ कंपार्टमेंट, ओके। एंड हम लोग एन नंबर ऑफ डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल्स को इन के कंपार्टमेंट में जो कि अनइक्वल अनइवन साइज में है उनमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है। सो बेसिकली दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।